यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के सभी साथियों के लिए हिंदी विषय की जो पीवाईक्यू की सीरीज है उसमें आज हम लोग दूसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग आदिकाल के और भी जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों को देखने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर हमने आपको पीवाईक्यू सीरीज हिंदी विषय की लगातार प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आप सभी लोग वीडियो के कंटेंट को देखिएगा, सवाल देख करके ही आपको आनंद आ जाएगा साथियों, और ये सवाल आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आने वाले हैं। तो आइए हम लोग बहुत देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का जो तीसरा चरण है वो किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद, तीसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग और चौथा ऑप्शन है साथियों छायावाद। इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश करेंगे कि इस वाले सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला युग जो है वो भारतेंदु युग है और दूसरा द्विवेदी है, और हम सवाल में पूछ रहे हैं तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा छायावाद। जी हाँ साथियों, तीसरा जो चरण है आधुनिक हिंदी साहित्य का वो छायावाद के नाम से जाना जाता है, और चौथा चरण वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को इस एक सवाल में 4 सवाल मिल चुके हैं कि पहले चरण को, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, द्वितीय चरण को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है और तीसरे चरण को छायावाद के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे चौथे चरण की बात करें कि आधुनिक काल का जो चौथा चरण है वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। साथियों, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? जो मिस्र बंधु थे आप सभी जानते हैं, मिस्र बंधुओं की संख्या कितनी है? 3 है। आप सभी लोग उनका नाम कमेंट में जरूर बताएं। 3 मिस्र बंधु हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आधार काल, श्रृंगार काल, कला काल या फिर अलंकृत काल? तो साथियों, आप सभी को पता है कि जो रीतिकाल है, आदिकाल है, इसके नामकरण को लेकर भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है और वहाँ से सवाल आते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो आधार काल इन्होंने नहीं दिया, श्रृंगार काल भी नहीं कहा, कला काल भी नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है। साथियों, तीसरा सवाल है हमारा, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास को कितने भागों में प्रकाशित किया गया? बहुत ही शानदार सवाल है और बार बार आपकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है साथियों। ये हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? पहला सवाल ये है, इसका जवाब आप लोग यहाँ से देंगे। दूसरा सवाल है, हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को कहाँ से प्रकाशित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित किया गया है, और उसके जो भाग हैं उसमें टोटल कितने भाग हैं? 16 भाग हैं साथियों, 16 भाग हैं। इसमें आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दीजिए कि पहले भाग का नाम क्या है, पहले और दूसरे भाग का क्या नाम है हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है हमारा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ। साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है वो क्या बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है? इसका जवाब आप सब लोग को पता होगा कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस बुक को अपने पास रखे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है वो किसकी रचना है साथियों? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या चौथा ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये इनमें से किसकी रचना है? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी।
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की रचना की गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 6 है, साहित्य इतिहास लेखन की ऐसी कौन सी पद्धति है जो विकसित हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में की जाती है? तो उसमें कालानुक्रम, वर्णानुक्रम, समाजशास्त्रीय पद्धति या फिर विधेयवादी पद्धति है। इसका जवाब दीजिएगा साथियों कि हिंदी साहित्य लेखन की, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उसमें कौन सी पद्धति का ज़्यादा प्रयोग किया गया? तो आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। उसमें उन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया और इसी पद्धति का प्रयोग सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। तो विधेयवादी पद्धति यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास सवाल है साथियों कि इनमें से ऐसी कौन सी पद्धति है जिसका प्रयोग गारसा द तासी जी ने अपनी ग्रंथ को लिखते वक्त किया था? कालानुक्रम पद्धति है या वर्णानुक्रम है या समाजशास्त्रीय है या फिर विधेयवादी है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट में साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है साथियों कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद की रचना की है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी बता रहे हैं। ये कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यापति या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये कथन है और ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा ये सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है साथियों, सरहपा, लुइपा आदि कवि जैसे सरहपा, लुइपा, कन्हपा ये लोग किस साहित्य से हैं? क्या ये लोग रासो साहित्य से हैं, जैन साहित्य से हैं, लौकिक साहित्य से हैं या फिर सिद्ध साहित्य के कवि हैं? तो साथियों आप सभी को पता है कि सरहपा, लुइपा, कन्हपा ये जो 84 सिद्ध हैं ये सिद्ध साहित्य के हैं साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी को हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था कि जो सिद्धों की संख्या है वो 84 है। उन्हीं में से सरहपा, लुइपा, कन्हपा ये सारे के सारे जो सिद्ध कवि हैं ये सिद्ध साहित्य में आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल है साथियों, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ये एक रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। ये किसने इसको लिखा है? तो क्या सारंगधर ने लिखा है, हेमचंद्र सूरी ने लिखा है, मेरुतुंग ने लिखा है या फिर सोमप्रभ सूरी ने लिखा है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने की है। अगला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, श्रावकाचार। श्रावकाचार किसकी रचना है? आप सभी को पता है ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण रचना है। श्रावकाचार सुमतिगढ़, विजयसेन सूरी, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी? तो आप सभी को पता है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देवसेन या फिर देव भी ऑप्शन आता है। तो श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन हैं। साथियों अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम कवि गोरखनाथ को किसने माना है? तो ऑप्शन है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या माता प्रसाद गुप्त। आप सब इसका जवाब देंगे कि गोरखनाथ को किसने हिंदी का पहला कवि माना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और वो है माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो साथियों ऑप्शन है सरहपा को, स्वयंभू को या राजा मुंज को या फिर गोरखनाथ को। तो साथियों रामकुमार वर्मा जो कि आपको पता है कि स्वयंभू को माना है, स्वयंभू को क्या माना? हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा? विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जवाब दीजिएगा, विद्यापति को मैथिली कोकिल किसने कहा है? तो आप सबको पता है इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा और वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है साथियों, पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? बड़ा ही अच्छा सवाल है साथियों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले वैदिक संस्कृत का उदय होता है, उसके बाद लौकिक संस्कृति का, उसके बाद प्रथम प्राकृत या फिर आप कह सकते हैं पाली भाषा का, उसके बाद द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत का, और उसके बाद जाकर के अपभ्रंश का, और अपभ्रंश के बाद ही जाकर के जो हिंदी है वो आती है। तो हिंदी से पहले और अपभ्रंश के बाद जो बीच की अवस्था है जिसे अवहट्ट कहा जाता है, उसी को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो पुरानी हिंदी को प्राकृताभास किसने कहा है, ये पूछा जा रहा है। जो ये पुरानी हिंदी है इसको प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन है आपके पास विद्यापति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल है साथियों, अपभ्रंश कवियों का विस्मरण हमारे लिए हानि है, ये कथन है और आपके एग्जाम में कथन जरूर आते हैं। तो अपभ्रंश कवियों का विस्मरण हमारे लिए हानि के समान है, तो ये कथन किसने कहा है? इसके ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सबको पता है इसके जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने इस बात को कहा है कि अपभ्रंश कवियों को भुलाना हमारे लिए हानि की वस्तु कही जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, कुवलय माला कथा के लेखक कौन हैं? धर्मसूरी, उद्योतन सूरी, सोमप्रभु सूरी या मुनि जिन विजय। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योतन सूरी। सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? हिंदी के प्रथम कवि से 3-4 सवाल हमने आपको बता दिए हैं, एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है हिंदी का पहला कवि? तो आपके सामने ऑप्शन है अब्दुल रहमान को, पूर्ण या पुष्य कवि को, या फिर राजा मुंज को, या गोरखनाथ को। तो साथियों आप सबको पता है कि गोरखनाथ को किसने माना? माता प्रसाद गुप्त ने माना है। और राजा मुंज को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, और यही आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कौन हैं? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, विद्यापति को या जोइंदू को। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति को। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के नाम से जाना जाता है, और ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी। अगला सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, पौमचर्यु। पौमचर्यु में किसका वर्णन है? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल का जवाब आप देंगे कि पौमचर्यु की रचना किसने की है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। भरत जी का, शिव जी का, सीता माता का या फिर राम जी का। तो आप सबको पता है कि पौमचर्यु में राम जी का वर्णन किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, जो है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा में हुआ था, बिहार में हुआ था, जयपुर में हुआ था या फिर एटा में हुआ था। आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे और 21 नंबर सवाल है साथियों, से कौन से आलोचक हैं जिन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य का नाम आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये श्रावकाचार नहीं है, पाहुड़ दोहा भी नहीं है, भारतेश्वर बाहुबली रास भी नहीं है, बल्कि क्या है? पृथ्वीराज रासो है। तो आप सबको पता है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं, किसने इसको लिखा है। अगला सवाल है दोस्तों, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया है, ये सवाल हमारे पास है, और वो सवाल का जवाब है 4 ऑप्शन के साथ, लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने क्या नाम दिया है? तो भरत मुनि ने दोस्तों देश भाषा नाम दिया है। किसको? अपभ्रंश को देश भाषा नाम किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। साथियों आज हम लोगों ने 23 सवालों को देखा।
पिछले वीडियो में हमने 18 सवालों को देखा था जो कि आदिकाल से संबंधित थे। एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग आदिकाल के और भी जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सब को देखेंगे कथन के साथ। उसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे और वो हमारा होगा साथियों भक्ति काल। फिर भक्ति काल के जितने भी सवाल होंगे लगभग 50 से 100 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी हम लोग आपके सामने सीरीज लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आज के सवाल आपको शानदार लगे होंगे, उपयोगी लगे होंगे। आपके कितने सवाल के जवाब सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे। साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों तक जो भी हिंदी से यूपी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।